हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 11 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा तो उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, कला मंडलम कल्याणी कुट्टिक अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित जो केरल का है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो क्या जूट यानी पटसन को जाना जाता है, तो जूट इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 1947 से 1948 तक रहे थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें तो यह मतलब वह आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूरज की रोशनी है, तो सूरज की रोशनी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लता मंगेशकर का पहला पासुर गीत किस फिल्म में गाया गया था? तो लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर जी ने अपना पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म किट्टी हसल के लिए गाया था। और उनका पहला हिंदी गीत की बात करें तो वो कौन सी फिल्म गाया था? तो वो फिल्म गजबाऊ 1943 के लिए गाया था, जो क्या कौन सा गीत था? माता एक सबूत की दुनिया बदल दे तू था, यह गाना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया था, समुद्री नियमित धारा को क्या कहा जाता है? लहरी कहा जाता है, लहर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2022 में भारतीय तटरक्षक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर एम के थर्ड स्क्वाइन 840 वर्ग सीजी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह हेलीकॉप्टर भारतीय हेलीकॉप्टर स्वदेशी रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन होता है? किरण देसाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो मैन बुकर पुरस्कार 2007 में इन्हें दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, लंदन ओलंपिक खेलो 2012 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे? तो इसमें टोटल 6 पदक जीते गए थे, जिसमें कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता गया था। और इसमें 4 मतलब कांस्य ब्रांज मेडल यानी कांस्य पदक और 2 सिल्वर मेडल भी इसमें प्राप्त किए गए थे। और इसमें किस किसने प्राप्त किए थे ये उनकी बात करें तो विजय कुमार ने शूटिंग में जो 25 मीटर रैपिड फायर तो उसने रजत पदक जीता था। MC मेरी कॉम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। सुनील कुमार ने कुश्ती में रजत पदक जीता था। योगेश्वर दत्त ने भी कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। इन 4 यहाँ पे कांस्य पदक प्राप्त किए थे, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइज और की बात करें, लंदन ओलंपिक में मतलब 2012 की पदक तालिका में अपने भारत के स्थान की बात करें तो 55 हो रहा था। और भारत ने रियो ओलंपिक जो 2016 में आयोजित किया गया था, 1 रजत प्राप्त किया था और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होता, इसमें टोटल 7 मेडल जीते गए थे अपने नाम किए थे, मतलब इंडिया ने इसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक इसमें जीते गए थे। और ये भारत इसमें 48वें स्थान पर रह गया था। और भारत ने किस में स्वर्ण पदक जीता था? तो उसमें भाला फेंक में जीता था नीरज चोपड़ा ने, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में इस आंदोलन को शुरू किया था, तो 1889 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने शुरू किया था? मिर्जा गुलाम अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कटीले वन सॉरी गाइस यहाँ पे वन है, वन और झाड़िया यहाँ पे गाइस मिस टाइप हो गया, भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वह जिन क्षेत्रों में 70 सेमी से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्थ मतलब कुछ क्षेत्र इसमें अर्थ शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाए, मतलब इन स्टेटों में से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुरुषों बैडमिंटन प्रतियोगिता की थॉमस कप है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1948 और 49 से शुरू आते हैं ये थॉमस कप के मतलब देना। और विश्व महिला टीम चैंपियनशिप के लिए उबेर कप की बात करें जो पहली बार 1956-57 में दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो बैडमिंटन संबंधित कप है वो कौन कौन से है? सुधीर मन कप,
रहमतुल्लाह कप, नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सभी कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रज्वलन ताप कहा जाता है, तो प्रज्वलन ताप इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय बात करें 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था, तो कुमार गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त वंश का दूसरा शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, मतलब भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को जाना जाता है, जो गुप्त वंश का द्वितीय शासक था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया था एकल प्रजनन को क्या कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, शाहजहां के पांचवें पुत्र पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां जो पांचवें मुगल बादशाह थे उन्होंने बनवाया था, तो शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जामा मस्जिद का निर्माण 1644 से 1656 के बीच हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस जो शाहजहां का कार्यकाल था उसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था याओसांग त्योहार मणिपुर में कितने दिनों तक मनाया जाता है, 5 दिनों तक मनाया जाता है, 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके त्यौहार की बात करें तो मणिपुर लोग होली को याओसांग उत्सव के रूप में मनाते हैं, यह पर 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह बसंत की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब मनाया जाता है, ये फरवरी मार्च के मतलब पूर्णिमा के दिन जो पूर्णिमा रहती है उससे 5 दिन तक ये मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था शहद वंश के संस्थापक कौन थे, शहद वंश की स्थापना की बात खिज्र खां द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, शहद वंश 1414 से लेकर 1451 तक इसका मतलब कार्यकाल रहा था। शहद वंश के आखिरी शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो 1445-1451 तक रहा था। और गाइस जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले हैं उनके जो कौन कौन से वंश थे उनकी बात करें तो उनके लिए एक ट्रिक है, जीके तो सरल लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपको 5 वंशों का मतलब क्रम भी ध्यान रह जाएगा और मतलब कौन कौन से वंश शासन किया था वो भी आपको पता चल जाएगा। तो गाइस जीके का मतलब इसको अंग्रेजी में लिखें, इसका पहला अक्षर लिखेंगे अंग्रेजी में, तो जी के टी सरल का मतलब सॉरी गाइस यहाँ पे ऐसा आएगा, पहले टी मैंने यहाँ पे लिख दिया STL है सरल सरल लगती है ना, इस प्रकार लिख लेंगे। सॉरी गाइज हाँ टी ये सही है, बिल्कुल मैं आपको गलत बता दिया, सॉरी गाइज। जी के तो मतलब तो आएगा टी आ गया इसका, और सरल का ऐसा आ गया और लगती है का एल आ गया। तो जी के मतलब हो गया गुलाम वंश, के का मतलब हो गया खिलजी वंश, एस का मतलब हो गया तुगलक वंश और एल का मतलब हो गया लोधी वंश। इस प्रकार आपको याद रखना है, ये क्रमवाइज सबसे पहले गुलाम वंश शासन किया था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैद वंश, फिर लोधी वंश ने। और इनके बात करें दिलसंत के 5 वंश कौन कौन से थे, इनको आप हमें बता दें। इनको गुलाम वंश या मामूलक वंश के नाम से जाने, जैसे संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसके कार्यकाल की बात करें 1200 से 1290 इसका कार्यकाल रहा था। फिर द्वितीय आता है खिलजी वंश, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका कार्यकाल की बात करें तो 1290 से 1320 तक इसने शासन किया था। इसके बाद आता है थर्ड तुगलक वंश, तुगलक वंश आता है, ये गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी और 1320 से 1414 तक इसने शासन किया था। फिर फोर्थ आता है सैयद वंश, इसे 1414 से लेकर 1451 तक इसने शासन किया था। और फिर आता है लोधी वंश लास्ट वाला, पहले लोधी ने इसकी स्थापना की थी और इसके बात करते हैं मतलब इसका कार्यकाल कब था, 1451 से 1526 तक इसका कार्यकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसमें जो शुरुआत के 4 वंश थे ना वो मूल रूप से तुर्क थे, और जो आखिरी का वंश था ये लोधी वंश अफगान का था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था मुगल किसके वंश थे, मुगल की बात करें 2 वंशों से संबंधित है मुगल, क्योंकि इनकी माता अलग वंश से संबंधित है और पिता अलग धर्म अलग वंश से संबंधित है। इनमें खास को 2 महान वंश मुगल के पूर्वज थे, उनकी मातृक पैतृक की बात करें तो चंगेज खान वंश से संबंधित जो 1227 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके वंश थे और जिन्होंने मंगल जनजातीय चीन और मध्य एशिया पर शासन किया था। और अपने पैतृक वंश यानी पिता के पक्ष की बात करें तो तैमूर के वंश थे, तो ये तैमूर और चंगेज 2 वंश से संबंधित। तो इसमें एक ऑप्शन भी दे रखा होगा, तो कौन सा दे रखा था मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया, यदि आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये दे रखा है, उन्हें जो ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और तैमूर वंश की बात करें जिन्होंने इराक ईरान और आधुनिक तुर्क पर शासन किया था, और वर्ष 1404 में तैमूर की मृत्यु हो गई थी। और बाबर की बात करें तो 1526 से 1523 तक यह प्रथम मुगल सम्राट था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था
जिंजिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस इस नृत्य की बात करें, रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, इसको पहले पूछा गया था कि जिंजिया नृत्य के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? तो गाइस इसमें नवरात्रि के दौरान भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के तीनों रूपों की पूजा की जाती है, दुर्गा के तीन रूपों की। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और बिहार के और लोक नृत्य की बात करें तो विदेशिया, कर्मा नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, जाट जटिन नृत्य, पड़वड़िया नृत्य, डोमस नृत्य, सामा, कच्चा और चकेवा नृत्य, ये सभी बिहार के लोक नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था गूगल डूडल सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे है? तो ये गूगल ने डूडल बनाकर दी श्रद्धांजलि। वे एक भारतीय मैथमेटिशियन और थेरोटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक थे। तो गाइस ये एक साइंटिस्ट है, तो इनके लिए मतलब जो डूडल सत्येंद्र नाथ बोस थे, इनको श्रद्धांजलि दी थी गूगल ने डूडल बनाकर। उन्होंने 1920 के दशक क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनको याद किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए उन्हें जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था 2020 में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में किस आंदोलन के लिए मतलब किस लिए आंदोलन हुआ था? तो क्या इसके बाद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसे मतलब काले कानून कहा गया था किसानों द्वारा, और उनके लिए होता और उसके उन कानूनों के द्वारा किसानों पर होने वाले अत्याचार, अवैध करारोपण, अवैध तैनिक श्रम, उच्च लगान, मनमानी, बेदखली एवं बुराजुस के लिए उनके खिलाफ मतलब आंदोलन किया गया था। तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्तर कीमतों पर जीडीपी को क्या कहते हैं? तो मौजूदा कीमत रहती है ना, जो करंट प्राइस रहते हैं उसे नॉर्मल जीडीपी कहा जाता है। और जो जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस रहते हैं, वास्तविक मतलब रियल जीडीपी रहती है, उसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर वास्तविक जीडीपी हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जापानी जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाती है? जापान का जनसंख्या पिरामिड बीच में से चौड़ा, ऊपर तथा नीचे पतला है। इसका मतलब है कि जापान में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम है। जापान में आर्थिक रूप से सक्रिय लोगों की संख्या की तुलना में आश्रित की संख्या भी बहुत कम है। तो गाइस ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इनमें से मतलब कोई एक ऑप्शन में दे रखा होगा मतलब जापान में आर्थिक रूप से सक्रिय लोगों की संख्या की तुलना में आश्रित संख्या कम है, इस प्रकार दे रखा होगा, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और जापान के जो जनसंख्या पिरामिड है उसकी बात करें तो इस प्रकार का दिखाई देता है, जो ऊपर से मतलब सकरा है और नीचे सकरा और बीच में थोड़ा चौड़ा और इस प्रकार का बड़ा है। ये मतलब इसमें ब्लू वाला मेल को दिखाता है और फीमेल को दिखाता है रेड वाला। तो इस प्रकार ये 2020 की जनसंख्या का मतलब डाटा है। तो आप इधर इस प्रकार इसको देख सकते हो। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो और उसका एनालिसिस लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक हो जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। और गाइज यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो जाएगा मैं तीनों शिफ्टों का कंबाइन करके पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने पिछले जो एग्जाम है उनका पीडीएफ भी वहाँ पे डाल दिया। यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उनको पढ़ भी सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना रियल एनालिसिस देखने के लिए। तो गाइज जय हिंद जय भारत एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।